अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एराज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि अदलिया के हवाले से खतूत के बाद अब एक और आवाज़ भी सामने आई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत है और इसके अख्तिताम का भी दिया उनकी जानिब से दिया गया है। इससे पहले मुख्तलिफ जजेस ने जो खतूत लिखे थे उस पर हमने भी गुफ्तगू की है और आप भी जानते हैं कि उसमें भी मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था और उस पर मामला अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये बाकायदा तौर पर यह कहा गया, उसमें सिर्फ लफ्ज़ मुदाखलत था, अब यह कहा गया कि इदारों की मुदाखलत है। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, अदलिया किसी मुदाखलत से आज़ाद होने के लिए क्या इक़दाम करेगी, ओवरऑल हम गुफ्तगू करेंगे कि अब आइंदा की सूरत हाल क्या बनेगी। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सलमान अनीस, उमर दराज गोंदल और आज़म चौधरी। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ अपने शो में। और सबसे पहले तो मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि इदारों की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है अदलिया में और उन्होंने खुल के अब इस चीज़ का इजहार किया है। आप क्या समझते हैं कि इस पर जजेस का अब क्या मुश्तरका तौर पर लाएअमल होना चाहिए था? इससे पहले खतूत आए वो भी आपके सामने है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा ख्याल है मलिक शहजाद अहमद खान साहब के लिए ये कोई नया वकूआ था। उनको शायद अब पता लगा है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत होती है। असल में वही बात है ना, देखें अब रिटोरिक स्टेटमेंट है जो, जैसे मेरे प्यारे भाई उमर दराज कहते हैं कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। उनका नाम आपको पता है फाइल ऊपर गई हुई है एज अ चीफ जस्टिस इन आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए गालिबन 3 जजेस हैं, उसमें मलिक शहजाद साहब का भी नाम है। तो लफाजी जमाई खर्च किया है उन्होंने भी, कोई नई चीज़ का तो इजाफा किया नहीं है, कोई नई मालूमात ऐसी उन्होंने दी नहीं है जो पहले लोगों को पता नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो लिख के ये जो सारा हाल है, सारा अहवाल है वो बता दिया है और इससे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ और एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कर दी हुई है। उसके बाद अब आगे आके जो भी कुछ बात करेगा वो सिर्फ उनकी बात को सेकंड कर रहा है, उनके ओपिनियन को सेकंड कर रहा है। जिस तरह आज ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बात की है लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो नंबर एक तो ये कोई नई रेवोल्यूशन नहीं है। ये जो मुदाखलत है ये अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। गालिबन उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट के अंदर जो मौलवी तमीजुद्दीन का जो स्टेटमेंट था, जो वर्डिक्ट था, उसका भी जिक्र किया, उसका भी तस्करा किया, जिसको पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे जो है वो काला फैसला, काला कानून के तहत किया, पता नहीं या पर्सनल अपनी दिल्लगी के तहत जो उन्होंने फैसला दिया था और उसको जुडिशल मर्डर के जुमरे के अंदर उन्होंने डलवाया। तो देखें, जुडिशरी अब की नहीं, बहुत अरसे की कॉम्प्रोमाइज रही है और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र रही है और फैसलों के अंदर मशावरतें होती रही हैं। रात को 12-12 बजे भी अदालतें खुलती रही हैं। तो ये तो एक सिलसिला बड़ा पुराना है। गालिबन हम ये सारी की सारी इस तस्करे के अंदर एक बहुत अच्छे हमारे जज थे और उनका बड़ा बोल बाला था। वो जहाँ जाते थे खुशहालियाँ हो जाती थी। वो रात को सोते हुए ख्वाब में भी सू मोटो नोटिस ले लेते थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, अब समझ में नहीं आता कि उनके नाम के साथ जस्टिस लगाना था या सियासतदान लगाना था, क्योंकि बाद में वक्त ने साबित किया कि वो एक पॉलिटिशियन थे, सियासत वो वैसे ही कर रहे थे। मलिक रियाज ने उनके बेटे का कट्टा चट्टा पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खोल दिया। वो चुसके नहीं, उन्होंने अपने बेटे से ही ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है रेंज रोवर घर के अंदर मेरा बेटा कब कैसे किस तरह ले आया। उस कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ जो उन्होंने, और इंक्वायरी का जो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर की थी, आज तक लोगों को पता नहीं लगा। तो पाकिस्तानी जुडिशरी टाइम एंड अगेन कॉम्प्रोमाइज्ड रही है, रहेगी, जब तक इसके अंदर कोई मैसिव मेजर रिफॉर्म्स नहीं किए जाते। तो उसमें मुदाखलत कभी सियासतदानों की होगी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की होगी, कभी फॉरेन एलिमेंट्स की होगी। तो ये प्रोलिफरेशन तो आप नहीं रोक सकते और उसकी बुनियादी वजह जुडिशरी का अपना इनकॉम्पिटेंस लेवल है, उसके बाद उनकी अपनी नाअहलियां हैं। उन्होंने वैसे जिक्र किया है कि कोई तकरीबन जो पुराने केसेस थे कोई 2 लाख के करीब वो हमने निपटाए हैं, 3 लाख और नए केसेस आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो अपनी परफॉर्मेंस तो उजागर करते रहते हैं, ये नहीं बताते कि उन फैसलों के ऊपर हो क्या रहा है, वो किस मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, वो कितने मजबूत फैसले हैं और वो कितने चैलेंजेबल हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ नाउ। और उसकी जो छोटी सी एग्जांपल है वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस हैं, और वो केस तो बना दिए हमें, अब अदालत को समझ में नहीं आ रहा कि उसका वो करें क्या। प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, सबूत आ नहीं रहे, खान साहब जेल में हैं। तो अब बताया ना कि जुडिशरी का अपना इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वो हसूल इंसाफ के लिए 4 कदम आगे जाते हैं? नहीं। क्या वो लोगों को एक आम आवाम के हकूक के लिए लड़ते हैं? नहीं। क्या वो अशरफिया का खिलौना हैं, थे और रहेंगे? हाँ।
तो अब फिर कैसी सिचुएशन बेहतर होगी? ये रिटोरिक स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने दे दी। ये स्टेटमेंट्स हैं, आप समझते हैं ये यकीनन आप कहते हैं कि एक सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है और उसका एक खास बैकग्राउंड भी है। आजम चौधरी साहब, जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं अभी, लेकिन आजम चौधरी साहब बताइएगा, अदलिया में इदारों की मुदाखलत का मामला जो है उसका जिक्र अब जजेस जो है खुलकर बोल रहे हैं, खतूत भी आए और अब गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आज की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई है, बल्कि उल्टा जजेस के खिलाफ काली भेड़ों जैसे बयानात भी हमारे सामने आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे खुलकर काम कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नकी साहब। नकी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पहले जस्टिस शहजाद साहब के ऊपर बात करना चाहूंगा। जी जी। ये रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले ये एक वकील थे जो अदलिया तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक के दौरान इनका नाम सामने आया और उसके बाद इनकी इंडक्शन हुई है बहसियत जज लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, उसमें अब तक जब तक ये चीफ जस्टिस नहीं बने, कभी कोई ऐसा काबिल जिक्र केस या काबिल जिक्र ऐसी कोई समात नहीं है कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब का नाम उभर के सामने आया हो। लेकिन अब जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जा रहा है तो उनकी जो स्टेटमेंट है ये शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये इनको हाई कोर्ट में जज बनाया गया था तो आसमा जहांगीर साहिबा ने, मरहुमा ने, उन्होंने इनके ऊपर एतराज किया था, क्योंकि उस वक्त जो आसमा जहांगीर का नैरेटिव था, इनका नैरेटिव उसका बिल्कुल उल्ट होता था। आज वो जिस नैरेटिव पे खड़े हैं ये उस वक्त का आसमा जहांगीर का नैरेटिव है। ये एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी बेहतर होने जा रही हैं। अब आ जाते हैं कि जुडिशरी का जो इस वक्त सारा मामला है। देखें, अदलिया के पास बहुत ताकत है। अदलिया ने अपनी इज्जत, अपना वकार खुद बहाल करना है। अगर अदलिया अपने पांव पे खड़ी हो जाए, अगर कंप्रोमाइज ना करे। जब 6 जजेस ने खत लिखा तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग की गई उन जजेस के, उनकी फैमिलीज, उनके जायदाद, उनके प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से, वो एक बड़ा मखसूस तबका है जिन्होंने उन जजेस की ट्रोलिंग की, जिसमें कुछ हुकूमती जो वुज़रा भी हैं और कुछ हुकूमती पार्टी से तल्लक रखने वाले लोग भी शामिल हैं जो उस ट्रोलिंग में हमें आगे आगे नजर आए। अच्छा, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है, सबसे पहले तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया, अपने ही जजेस के केस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस जाता है उसके बाद बाकी जजेस जो हैं उन्होंने भी ऐसा उस पर स्टैंड लेना शुरू किया। और ये जो वाकया जस्टिस शहजाद मलिक साहब वाला है, बुनियादी तौर पर ये सरगोदा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं अब्बास साहब, ये उनका वाकया है कि उनके साथ जिस तरह वहां पे बिहेव किया गया, जिस तरह वहां पे एक अदारे के एक अफसर ने उनको हरासा करने की कोशिश की और उन्होंने मजबूर होकर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसके तनाजर में आज इन्होंने बार से खिताब करते हुए गुफ्तगू की। देखें, अगर गुफ्तगू की हद तक देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश अमलन भी ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं। देखें, जब तक तमाम अदारे अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, आपका चीजें ठीक नहीं हो सकती, आपके अदारे स्ट्रेंथन नहीं हो सकते, आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन जब आप अपनी हदूद से तजावज करेंगे, दूसरे अदारों के मामलात के अंदर आप घुसेंगे, फिर मसाइल खड़े होंगे। कुछ ऐसी भी मिसालें हमारे सामने हैं कि फर्द वाहिद ने कोई एक्शन लिया है लेकिन उसकी बदनामी का सामना पूरे अदारे को करना पड़ा। मैं समझता हूं कि तमाम अदारों में जो इस किस्म के लोग हैं जो अदारे की बदनामी का बायस बनते हैं, अदारों को इसे इंतहाई सीरियस लेना चाहिए और इस किस्म की मुदाखलत को बंद होनी चाहिए। और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी अदारे का कोई सरबराह खड़ा होकर किसी दूसरे अदारे के हवाले से ऐसी बात करे, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। सही है, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, उमर दराज आपके इल्म है, आज गुफ्तगू करते हुए आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने भी चीज़ का जिक्र किया, अदलिया तहरीक का जिक्र किया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि उस तहरीक ने और उस जद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता रोका था। तो अब क्या वजह है कि जब मार्शल लॉ का रास्ता अगर कोई अदलिया की कोई तहरीक उठती है और वो रोक सकती है, तो फिर मुदाखलत का रास्ता क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए, मुदाखलत का रास्ता रोका भी जा सकता है, रोका जा भी रहा है। जो काम शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ऐसे नहीं हुआ सो के उठे, अगले दिन आए, वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने फैसला किया आज हम कोई खत लिखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर आप पूरी की पूरी वो टाइमलाइन देखे, उन्होंने सफर किया, उनके खानदानों ने सफर किया। जब उनकी वो बर्दाश्त से चीजें बाहर हो गई तो उन्होंने फिर अपने बड़ों से राब्ते का फैसला किया कि आप हमारी
रहनुमाई कर दें। फिर आपने सरगोदा वाले जज ने कोई हवा में तो नहीं कह दिया ना, कौन पाकिस्तान में, उनको नहीं पता किसके बारे में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, कोई बच्चे तो नहीं है या कल के नौजवान वकील तो नहीं है, वो एक सर्विस से गुजर के आए हैं, उन्हें अगले हालात का भी पता है, वो हमसे ज्यादा चीजों को बेहतर समझते हैं। उसी तरह से चीफ जस्टिस साहब ने आज जो पिंडी में खड़े होकर बात की है, ये बातें ठीक है। मैं आपको एक मिसाल तारीख की देके इस बात को जरा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब को जिस तरह से फांसी का फंदा पहनाया गया, मुझे बताइए कि अदालत का जुल्फिकार अली भुट्टो से क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। हम सब जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जान किसने ली, क्यों ली, सब जानते हैं। लेकिन कंधा किसका इस्तेमाल हुआ? अदालत का इस्तेमाल हुआ। तारीख में लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? जुडिशियल मर्डर का। ठीक है जी। अब अदालतें यही सोचती हैं ना कि आप सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी एक जमात के खिलाफ, कभी दूसरी जमात के खिलाफ, और आपको इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? वो चला जाता है। एट द एंड बर्डन किसके ऊपर आता है? अदालतों के ऊपर आता है। तो भाई अदालतें क्यों इस्तेमाल हो? अगर किसी को मसला है तो वो अपना मसला बराह रास्त देखे, और फिर अदालतों के जब आप उनके जजेस के बेडरूम्स तक चले जाएंगे, उनके घर वालों तक चले जाएंगे, तो एक चीज की हद होती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल राइटली जजेस बोल रहे हैं, बड़े राइट टाइम पे बोल रहे हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल पीरियड में से गुजर रहा है, हमें हर इदारे को खुद एहतसाबी भी करनी है, हमें एक नई डायरेक्शन की तरफ भी जाना है। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस की इन बातों को सीरियस लिया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि देखे जी वो मेरे से पहले दौर में तो मुदाखलत होती थी, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं होती। यहाँ पे किसी की जात का मसला नहीं है, यहाँ पे इदारे का मसला है, यहाँ पे कौम का मसला है, यहाँ पे मुल्क का मसला है। हमें देखिए ना, अगर किसी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये बात की होती तो क्या इस तरह से सो मोटो लटकाया जाता? क्या इस तरह से उसको रूटीन मैटर में देखा जाता? आप यकीन कीजिए उस मुल्क में हंगामी सूरत हाल होती कि अगर वो जजेस गलत कह रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, अगर जजेस ठीक कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक्शन लें। लेकिन कुछ करें तो सही, आपने उसको रूटीन मैटर बना दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा जो है ये उसी तरह से है जैसे पंजाब पुलिस का रोल नहीं होता कि अगर आपके साथ कोई जुर्म हो गया है, आपके साथ कोई क्राइम हो गया है, तो पंजाब पुलिस से राब्ता करना या मुकदमा दर्ज करवाना खुद एक पनिशमेंट है। तो आप ये तय कर रहे हैं कि आइंदा सच बोलना या हकायक को बयान करना खुद एक पनिशमेंट आपके लिए बना दी जाएगी। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस एक बड़ी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर है, और वो एक जिम्मेदार शख्सियत है। वो बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, उनके पास ऐसे नहीं, हवा में बातें नहीं, तो आपसे मेरे नॉलेज में नहीं होती, तो हमें उसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए। ठीक है, ये खाली स्टेटमेंट्स के तौर पे ना लिया जाए। सलमान साहब आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं? आपने जैसे कहा कि ज़ाहिर उनकी फाइल आई हुई है, अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाकर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी जो है वो तरक्कियां भी होती रहीं, जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी बनते रहे, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू जो है वो कभी सामने नहीं आई। ना पहले कभी हमने देखा कि खतूत जजेस की तरफ से हो कि दबाव उन पर है या मुदाखलत है, और ना ही कभी किसी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा गया। ये पहली मरतबा हो रहा है। इसका उसके साथ कितनी हद तक आप समझते हैं लिंक है कि वो तरक्की पाकर यहाँ आ जाए इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं? दूसरा, क्या आप समझते हैं कि अगर ये नफ्सियात मौजूद है तो एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता जो है वो मुदाखलत के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो रुक पाएगा? जजेस खुद उसमें अपना रोल प्ले कर पाएंगे? नहीं, मैं आपकी पहली बात का तो जवाब सबसे पहले ये कि क्या इससे पहले जुडिशरी के अंदर जो मुदाखलत है ये मामला हाईलाइट हुआ या कि नहीं। तो क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जब ये कह रहे थे नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर के उनके साथ जो है वो मेडलिंग की जा रही है और उनके डिसीजंस के साथ मेडलिंग की जा रही है और उनको फोर्स किया जा रहा है डिसीजंस के लिए, तो उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था। मैं और थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, 90s की सियासत के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई कोलालमपुर के अंदर, तो उन्होंने जिक्र किया कि बेटा ये तो चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं, और मैं ये आपको बात कर रहा हूँ 96, 97 की, 98 की, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई कोलालमपुर में और उन्होंने सारी की सारी मेडलिंग का जिक्र किया। तो फर्स्ट हैंड आई हैव दिस नॉलेज कि जुडिशरी हैज ऑलवेज बीन, वही जिस तरह भी जिक्र कर रहे थे उमर, कि इनका कंधा इस्तेमाल किया जाता रहा है और हो रहा है। इतनी बुलंद आवाज नहीं थी कभी, तो कभी एक आध पॉइंट आउट होता रहा, यकीनन उसका आप जिक्र कर रहे हैं। चेंज हुए हैं ना नकी साहब, आप देखें डिजिटल मीडिया का, आपकी जर्नलिज्म का ओवरऑल एक जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो बहुत डिफरेंट है। पहले सिर्फ आपके पास एक टीवी चैनल होता था सरकारी ओन्ड, उसके ऊपर एक खबर चलती थी, सारे उसको सच मान लेते थे। अब आपके पास 36 न्यूज चैनल्स हैं और हर इंसान का अपना एक तज्जिया, हर चैनल का अपना एक झुकाव है, तो मामलात अब बहुत मुख्तलिफ हैं। एंड देन जजेस ऑल्सो वांट्स टू स्टे इन द पिक्चर
उनका भी दिल करता है कि उनकी खबरें लगें अखबार के अंदर, को ज़रा पता लगे कि एक नया डिंग डोंग किस्म का कॉप आ रहा है मार्केट के अंदर और वो इंसाफ की नदियां बहा देगा। अगर आपको याद हो तो हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके आने से पहले भी इसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू की जाती थी और तमाम सर्कल से की जाती थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उसमें जो हमारे PTI के दोस्त हैं वो भी बड़े इनके गुण गाते थे। और वो फिर मामला चेंज हुए जब उन्होंने रेफरेंस दायर किया चीफ जस्टिस के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर। तो हैविंग सेड दैट, ये जो इंटरफेरेंस है ये पहली नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई और इसकी निशानदेही भी पहली दफ़ा नहीं हुई, ये माजी में कई दफ़ा हो चुकी हुई है। इसके ऊपर हमने क्या इससे सबक सीखा, हमने कितनी जुडिशल रिफॉर्म्स की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्योंकि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं की, इसी वजह से हमें आज तक ये जो मामलात हैं इनको फेस करना पड़ रहा है। दूसरी आ जाए जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि अब हम ये जो सारे मामलात हैं रुक पाएगा, रास्ता रुक पाएगा मुदाखलत का? वही बात, वही किस्सा पुराना निकला, हाकिम वक्त का मुनसिफ से याराना निकला। ये कोई 200 साल पुराना शेर है, आज तक सूरत हाल उसी तरह है। आपने वो बड़े एक शेर में ही बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। अच्छा, इसी में आजम साहब आपके नज़दीक क्या अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, जो शवाहिद हैं, जो कराइन है वो आपके सामने हैं कि जजेस जो है वो इस वक्त बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये शवाहिद और कराइन क्या बताते हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख में मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो पाएगा कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत नहीं करेगा? देखिए, ये हमारी ख्वाहिश तो है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा टाइम आए कि एक दूसरे से साथ मुदाखलत ना करें अदारे, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। लेकिन ये कोई मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप इसके ऊपर मुत्फिक नहीं होगी कि हमने इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है, हमने अपने अदारों को मजबूत करना है, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आती है उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, जब वो अपोजिशन में होती है उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ होती है। कभी आप इक़्तिदार में आने के लिए जुडिशरी का रास्ता इख्तियार करते हैं, कभी आप दूसरों को निकालने के लिए काला कोट पहन के खुद अदालतों के अंदर चले जाते हैं। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप सारी इकट्ठी होकर इस चीज पे एग्री नहीं करती और सारे इस चीज पे कमिटमेंट नहीं करते कि हमने चीजों को ठीक करना है, तब तक मुझे ये निजाम, ये सारी चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। अब हम माजी में अगर थोड़ा सा झांक के देखें, तमाम सियासी पार्टियां तमाम अदारों की कहीं ना कहीं बेनिफिशरी रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं अदारों के हाथों उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। कभी एक जुडिशरी अब क्योंकि ज्यादा शोर इसलिए मचा है कि अब जुडिशरी को टोटल दबाव के साथ, डंडे के साथ हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। माजी के अंदर जुडिशरी को ब्रीफ केस के साथ भी मैनेज करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जो कि मैनेज होता रहा है। हमने देखा है अपनी आंखों से कि कोयटा तक ब्रीफ केस जाया करते थे। लिहाजा इन चीजों को सबको ये मिलकर ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें ये वाले तमाम हरबे ये खत्म करने हैं, हमें जमहूरियत को मजबूत करना है, अपने मुल्क के अदारों को मजबूत करना है, तब जाके आप ये सोचेंगे कि ये मुल्क जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो पाएगा। और उसके लिए आपको मेजर लेवल पर एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे आपके दीगर अदारे हो। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे आपकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ ये जजेस जो आज आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत बहुत हिम्मत वाले लोग हैं और बहुत जुर्रत वाले लोग हैं जो इन हालात के अंदर भी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, यकीनन एक हिम्मत और जुर्रत का ये मामला है और ऐसा हो पाए। काश ऐसा हो। नहीं थे जो आवाज उठा रहे थे मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कुछ किया। आवाजें तो सब उठाते हैं वक्त उठाने के ऊपर, लेकिन फिर उसको एनकैश करते हैं। वो लोगों के लिए, अवाम के लिए नहीं आवाज उठा रहे होते, वो आपके हमारे हकूक के लिए नहीं आवाज उठा रहे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं। और ये उकबा भी वक्त के साथ खुलेगा कि इन पाइजन का क्या एजेंडा था जड़ा इन्होंने शोर पाया है। ठीक है, चले उमर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मुदाखलत का मामला तो बहुत कदीम है ना, मौलवी तबीजुद्दीन केस का हवाला भी दिया गया, वहां से ये मामला जो है वो शुरू होता है, बल्कि उससे पहले से शुरू होता है। तो अदलिया को बर वक्त ये आवाज उठानी चाहिए थी? नहीं, देखिए उमर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और ये इसी हवाले से मज़ीद भी हम बात करते हैं। चलें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और बाद हम बात करेंगे कि क्यों बर वक्त आवाज़ नहीं उठाई जा सकी और आइंदा क्या मंजरनामा बनेगा। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अब ICC T20 की।
और आज जब हम ये बात कर रहे हैं और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस दौरान मैच जो है वो ड्रा हो गया। फ्लोरिडा के मैदान में होने वाला मैच मनसूख हो गया। इससे पहले ये टाइम दिया गया था कि 9:30 तक देखा जाएगा, उसके बाद 11:30 बजे तक, 11:15 बजे तक ये फैसला होना था कि 5-5 ओवर्स में होगा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी और ये मैच जो है ड्रा हो गया। लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत, हसन रजा और अरसलान खोखर। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं शो में। और मैं सबसे पहले तो हसनैन आप से बात करना चाहूँगा। ना तो हम मुबारक दे सकते हैं ना मुबारक ले सकते हैं। फ्लोरिडा में होने वाली बारिश पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप से बहाकर बाहर ले गई है। देखिए एतजाज साहब, मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। इस बारिश ने हमें बाहर नहीं किया, हमारी दोस्ती यारी ने हमें बाहर किया। हम जो अमेरिका से मैच हारे, हम वहां से बाहर हुए। हम इंडिया से जो जीता हुआ मैच हारे, हम वहां से बाहर हुए। पूरा पाकिस्तान कह रहा था शादाब खान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बाबर आजम कह रहा था नहीं वो मेरा वजीर है वो खेलेगा, वो मेरा दोस्त है वो खेलेगा। पूरा पाकिस्तान कहता था अबरार अहमद को खिला ले, बाबर आजम कहते थे नहीं वो तो क्योंकि तैयार नहीं है। पूरा पाकिस्तान कहता था इफ्तिखार अहमद के रिफ्लेक्सेस लूज हो चुके हैं, बाबर आजम कहते थे नहीं वो तो मेरे जो है मैच विनर हैं। सो ये अपनी ही कहानी है, अपने ही जो है ना कप्तान हमें ले डूबे हैं। जिस तरह की उनकी कप्तानी थी, ऊपर से सोने पे सुहागा। आप देखिए वहाब रियाज को आपने तने तनहा सीनियर मैनेजर बनाया। दुनिया की किसी टीम में इस प्रोग्राम में हसन रजा साहब मौजूद है, अरसलान खोखर साहब मौजूद हैं। मुझे ये बता दें कि किस टीम के साथ एक सीनियर मैनेजर होता है। और उस सीनियर मैनेजर ने अपना एक ग्रुप बना लिया था। उसने कहा इमाद तू मेरी गारंटी पे खेलेगा, आमिर तू मेरी गारंटी पे खेलेगा, उस्मान खान तू मेरी गारंटी पे खेलेगा। सो इस वक्त टीम जो है ना वो गारंटियों पे खेल रही थी। 3 बंदे गारंटियों पे खेल रहे थे। 3 कप्तान के कोटे में थे, 3 शाहीन के कोटे में थे, 1-2 रिजवान के कोटे में थे। गैरी क्रिस्टन नए नए आए थे, नहीं तो उनका भी कोई कोटा होता क्योंकि उनको पाकिस्तान का सिस्टम अभी समझ नहीं आया था। सो ये पाकिस्तान की टीम तो थी नहीं, ये कोटे पे चलती टीम। बादशाह वजीर यहाँ पे चलता रहा। और फिर अभी जब ये पाकिस्तान मैच हारा अपना इंडिया से, तो हमने एक स्टेटमेंट सुना मोहसिन नकवी साहब से कि छोटा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, बड़ा ऑपरेशन अब करेंगे। तो भाई मोहसिन नकवी साहब आपसे कौन पूछेगा? गैरी क्रिस्टन को किसने लगाया? मोहसिन नकवी ने। वहाब रियाज को किसने लगाया? मोहसिन नकवी ने। बाबर आजम को कप्तान किसने लगाया? मोहसिन नकवी ने। 15 लोगों की टीम में पहले फतूर डाला मोहसिन नकवी ने, फिर उसके बाद अप्रूवल किसने दी? मोहसिन नकवी ने। तो भाई मोहसिन नकवी के ऊपर तो बात करें ना। आप जो है वो 2-2 ओहदे रख के यहाँ पे बैठे हुए, एक तरफ आप वजीर दाखिला हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। टूर आपको छोड़ते नहीं। आयरलैंड आप पहुंच गए, इंग्लैंड आप पहुंच गए, अमेरिका आप पहुंच गए। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में बांग्लादेश आप पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया आप पहुंचेंगे, इंग्लैंड आप पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने टूर्स करने के लिए, टीम को दुरुस्त करने का उनका कोई इरादा नहीं है। सही है। अच्छा, इसी पे मैं सलमान अपना जानना चाहूँगा, अरसलान आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं? जाहिर है एक मायूसी की बात है, हम सब के दिल बुझे हुए हैं, सब इस चीज़ पर हैं। लेकिन अब बारिश बहा कर ले गई या खुद अपनी कारकर्दगी से, लेकिन बहरहाल नतीजा ये निकला कि आज के मैच से सिर्फ दुआएं ही थी कि शायद दुआओं से जो है वो स्पोर्ट मिल जाए। वो दुआएं भी रंग नहीं लाई और दवा तो पहले ही हमें नज़र आ रही थी कि उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते रहे। यार देखिए, एक तो बहुत सही जो सारी समअप किया हसनैन ने, वही बात है। बिल्कुल ठीक है, ग्रुपिंग है आपकी टीम में, बिल्कुल ठीक है, पॉकेट्स हैं लड़कों को खिलाने की। मोहसिन नकवी साहब खुद इसके जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े चेयरमैन हैं, क्यों नहीं होंगे जिम्मेदार? वहाब रियाज है, मैनेजमेंट है, सारे जिम्मेदार हैं, कैप्टन है, टीम है। इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी निकम्मे चले हुए कारतूस, 3rd क्लास बॉलर आमिर जैसे जिन्हें आखिरी ओवर सुपर ओवर करना ना आया, तजर्बे के बावजूद हारिस रऊफ जैसी दीमकें चिपकी हुई हैं इस टीम को। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ओवर हाइप सुपरस्टार इस टीम में मौजूद हैं और बाबर आजम जैसे ओवर हाइप सुपरस्टार इस टीम में मौजूद हैं। रिजवान जैसे पर्सनल माइलस्टोन के सुपरस्टार इस टीम में मौजूद हैं। अगर आप रन रेट की बात कर रहे हैं तो 92 में भी हम ऐसे ही हुआ था, किसी में बारिश हो जाए, किसी का मैच उससे जीत जाए, तब भी हम पहुंचे और जीते। उसके बावजूद हम हमेशा यही करते रहे, उसके मैच में बारिश, इसके इससे जीत, उसकी इससे जीत, हत्ता कि इंडिया की जीत तक के लिए तो हम दुआएं मांगते रहते हैं। तो ये तो हाल हमेशा हमारा होता है। लेकिन इस बार ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि इस टीम को ग्रुपिंग बहुत बुरे तरीके से ले डूबी, इस टीम को कैप्टनसी की लालच बहुत बुरे तरीके से ले डूबी, इस टीम को पुअर मिसमैनेजमेंट, ठंडे कमरों में सिलेक्टर को पता ही नहीं है कौन सा लड़का खेल रहा है कौन सा नहीं, सिलेक्शन की तबाही ले डूबी। इस टीम को पुअर मैनेजमेंट, मैच डे पर
किसको खेलना है किसको नहीं खेलना। अजहर महमूद साहब इंक्लूडिंग सारे इस टीम को ले डूबे, क्योंकि ये सारे ही इस टीम की तबाही के जिम्मेदार हैं। और कैप्टेंसी पिछले अगर 4 साल में बाबर आजम को अल्लाह ने बड़ा मौका दिया। भाई आप 3 T20 के वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग ये वाला, 1 वनडे का वर्ल्ड कप, 4 वर्ल्ड कप 4 साल के अंदर अल्लाह ने आपकी झोली में डाल दी है। ओ भाई बड़े से बड़े कप्तानों ने पूरी जिंदगी में 3 वर्ल्ड कप नहीं कैप्टेंसी की, अल्लाह ने आपको 4 वर्ल्ड कप, कोई एक तो कहीं ले जाते भाई, कुछ तो कर देते। एशिया कप नहीं जितवाया जा रहा, आयरलैंड से हम हार रहे हैं, न्यूजीलैंड से हम हार रहे हैं, अल्लाह का नाम लें, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। सेम वही हाल है जो न्यूजीलैंड का है, पर न्यूजीलैंड के जरा रीजंस अलग हैं। ठीक है, अच्छा इसी पे असर रजा मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा। आज ज़ाहिर है हम बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, तो क्या अब यही कहा जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो हमें गुस्से का आजार मैंने देखा है कि हसनैन भाई में भी है और नासिर अफसान भाई में है, पूरी कौम में है ये, क्योंकि पूरी कौम जो है क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है। 25 करोड़ की इमाम में अगर आप देखें तो कौमी खेल हमारा हॉकी है। उसके बाद अगर आप देखें स्कॉच कहाँ गया, जहांगीर खान, जंगशेद खान, और जो सीनियर प्लेयर थे हॉकी के इतने बड़े बड़े नाम थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे ये लोग। फिर क्रिकेट में अगर आप देखें तो 2 चैंपियंस की टीम फॉर्मेट में रही, T20 फॉर्मेट अगर आप देखें, 50 ओवर्स में देखें, और एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अगर आप दुनिया की उन जगहों पे कंट्रीज में जाएं जहां पर क्रिकेट का नाम ना है, तो मैं नहीं समझता कि बड़ा गालिबन गलत कहूंगा, क्योंकि जर्मनी, इटली, फ्रांस, USA, नॉर्दर्न जो ऐसी जगह हैं दुनिया में जहां पर क्रिकेट से पाकिस्तान का नाम पहचाना जाता है और पाकिस्तान से जो है पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं। तो मुझे निहायत ही अफसोस हो रहा है कि US वो जगह है जहाँ पर जो है होस्टिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम जो है ये क्रिकेट टीम और पूरा वर्ल्ड कप जो है सिनारियो ड्रॉप इन पिचों पे वहाँ पर इनकाद उसका किया गया। और US के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उस टीम में, वो 5 पॉइंट लेके जो है सुपर 8 के मरले में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा चुके हैं जिस तरह से खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है कि हमारा जो ग्रासरूट लेवल, हमारा स्ट्रक्चर, हम पिछले एशिया कप से बोलते हुए आ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे 20 खिलाड़ी जो हैं वो कौन से हैं स्क्वाड में, क्या फ़हीम अशरफ हैं, क्या वसीम जूनियर हैं, क्या हसनैन है, क्या शाहनवाज दानी है, क्या कामरान गुलाम है, कौन से प्लेयर्स हैं, हमें आज तक पता नहीं लगा। उसामा जो है एक लेग स्पिनर बॉलर थे आपके, वो उसके बाद चेयरमैन साहब को कॉल की गई, उन्होंने शायद कॉल करी कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरा नाम नहीं आया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। अबरार को आप लेके गए, वो डगआउट में बैठे हैं। अहमद वसीम एक स्पिनर है, उनको 3 ओवर कराया गया, उसके बाद एज ए बैटिंग में खिलाया गया। मेरा मतलब है कि क्रिकेट में मजाक बना के रखा हुआ, हमें पता नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट में कौन सी स्टेबिलिटी आएगी, कब आएगी, किस तरह से आएगी। इतने बड़े बड़े नाम, इतनी बड़ी ट्रॉफियां अगर आप देखें हाई परफॉर्मेंस सेंटरों में जाके, वो आज तक लगी हुई है और उसका नेमो बदल नहीं मिल रहा अब तक। तो यही फ्लॉज हैं कि आज USA जैसी टीम जो है वो जो है सुपर 8 में पहुंचने वाली है। उसके बाद फिर आयरलैंड का USA का मैच नहीं हुआ फ्लोरिडा में। तो अगर मगर से जो है काम ही चलता जा रहा है पिछले 4-5 साल से। अब ये है कि आपको ग्रासरूट लेवल अच्छा करना पड़ेगा, दोबारा 1-2 साल में वो प्लेयर्स बुलाने पड़ेंगे, वो कोचेस बुलाने पड़ेंगे जो ग्रासरूट स्ट्रक्चर को अच्छा करें, जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया पाकिस्तान। घूम फिर के वही प्लेयर दोबारा फ्रेंचाइज के लोग होते हैं, वही प्लेयरों को PSL के मुकाबले में उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टीमों में लेके आते हैं T20 में और पाकिस्तान टीम में खिला देते हैं और रिजल्ट देख लें आपके सामने, ये होता है फिर तो उसका नतीजा फिर हम यकीनी तौर पर भुगत भी रहे हैं। हसनैन, सिर्फ आपको बाबर आजम से मोहब्बत नहीं है, आज तो पूरी कौम को भी हो गई, पहले भी थी, लेकिन सिर्फ आप और कौम का मामला नहीं है। इंज़माम उल हक ने भी ये इजहार मोहब्बत किया था कि 2 मरतबा आपको कप्तानी मिली है और आप अपनी कप्तानी के साथ इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने भी कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। तो इतनी तनकीद के बावजूद क्या ऐसा है उनके पास, कौन सी जादू की छड़ी है कि उन्हीं को ही बरकरार रखा गया? या मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, उनको भी लगा दिया गया उनके दौरों के हवाले से, तनकीद पूरी कौम कह रही है, उस पर जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से कोई सवाल भी नहीं उठाया जा रहा। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में ना सबसे पहले तो एक हेडलाइन देता चलूं कि इंज़माम उल हक की आपने बात कर दी, तो इंज़माम उल हक बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो वहाब रियाज साहब को रिप्लेस करेंगे। ये तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहे हैं, सिस्टम में आ रहे हैं। लेकिन ये जो बयान है ना, ये बड़ा हिपोक्रेसी वाला बयान है। मैं इसको मुनाफकत कहूंगा, मैं इसको कोई दूसरा बयान नहीं कहूंगा, क्योंकि जब इंज़माम उल हक साहब चीफ सेलेक्टर थे तो वो बाबर आजम के साथ बैठ के पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करते थे। उस वक्त वो बाबर आजम के कसीदे पढ़ते थे। अब जब बाबर आजम पे मुश्किल वक्त आया तो वो बाबर आजम को कप्तानी सिखा रहे। देखिए, हम जो लोग हैं ना, 2-3-4 लोग हैं पूरे मीडिया में, अरसलान साहब भी ये बात करते रहे,
बल्कि अरसलान साहब किसी ज़माने में बाबर के हक में बहुत बात करते थे, फिर मैं हूं, फिर शोएब जट साहब हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो कि आज से 2-3 साल पहले से ही बाबर आजम की कप्तानी को पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें विलन बनाकर पेश किया जा रहा था। लेकिन अब इंजमाम की भी बात करना या फिर वसीम अकरम की भी बात करना, मैं समझता हूं कि इन लोगों ने बाबर आजम को शुरू में बहुत सपोर्ट किया, अब आके शायद दो की बंदर बांट है, इस वजह से उनको बाबर आजम की कमजोरी नजर आ गई। मैं आपको बता दूं बाबर आजम के पास छड़ी क्या है। अब आप वर्ल्ड कप हार के इस वक्त देखिएगा, आप सरफराज को कर देते हैं, अगर इतना सपोर्ट तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। जिस तरह से 6 साल से 5 साल से आपकी जब होम सीरीज दुबई में होती थी, वहां से सरफराज वाहिद कैप्टन रहे 17-16 के बाद, जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखा के रखी पाकिस्तान टीम में, और रेशो जो है विनिंग कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा सरफराज का है। मैं असल में उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, बाबर आजम के पास आपने पूछा ना कि कौन सी जादू की छड़ी है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके पास सिर्फ एक जादू की छड़ी है। वो ये है कि अभी जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और इतवार को आपका जब मैच है आयरलैंड के साथ, अगर वो हो गया तो उसके बाद आप पोस्टें देखेंगे, बाबर आजम के दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है, बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड बना दिया, बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि 1400 रन बना चुके हैं लूजिंग कॉज में। बाबर आजम ने आज तक किसी बड़े इवेंट में अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, एक खेली थी 2019 में सरफराज अहमद की क़यादत में गालिबन न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अलावा उनकी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं है, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप में, ना ही T20 वर्ल्ड कप में। सो हमें ना कहीं ये बुखार होता है कि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, इस वजह से इसको कप्तान बना दिया जाए, बाबर बहुत बड़ा ब्रांड है, इस वजह से इसको कप्तान बना दिया जाए। ना वो कप्तान बड़ा है, ना वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो ऑर्डिनरी मैचेस का प्लेयर है। छोटे छोटे मैचेस में सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी भी बना देता है, 50 भी बना देता है, लेकिन कोई भी मुझे आज तक ये याद नहीं करवा सकता 152 के अलावा या फिर इधर पिंडी में 210 के अलावा कि बाबर आजम ने क्या कुछ किया और पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवाए। यकीनी तौर पर यही सूरत हाल है और अच्छी किस्म की, हम तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा तामुल के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन कौम की जानिब से इस वक्त जो सामने आ रहा है वो भी आपके सामने, और जो उनके दिलों के साथ हुआ इस कैप्टनसी के दौर में वो भी यकीनन बड़ा मायूस कौन है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं ICC T20 की, जिससे पाकिस्तान अब बाहर हो चुका है, और मैं अरसलान आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अब इसके बाद आप नहीं समझते कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, या वो जो सर्जरी छोटा बड़ा ऑपरेशन की बात की जा रही थी उसके बाद ये लग रहा है कि वो कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे? यार देखें, अपने फेसबुक जो अकाउंट है बाबर आजम का वेरीफाइड, उसके ऊपर से तो उन्होंने कैप्टन पाकिस्तान टीम हटा दिया है, इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम प्लेयर रहने दिया है, कैप्टन हटा दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी आप देखिएगा कि वापस आएंगे, 1-2 बंदे स्केप गोट तो होंगे ही, जाहिर है उन्हें होना भी चाहिए, खैर बली का बकरा नहीं होंगे बल्कि वो ठीक होंगे कि इनकी वजह से ग्रुपिंग हुई, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये नहीं किया, जिन्होंने वो नहीं किया। और बाबर आजम को हम 2025 तक फिलहाल कप्तान इसलिए बरकरार रखते हैं कि रिवायत टूटनी चाहिए कि कप्तान के ऊपर सारा नजला गिरे, लड़कों की परफॉर्मेंस थी, सारे खराब थे, ये बड़ी अच्छी स्पीच आएगी और बाबर आजम शायद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान रहेंगे। मतलब एक चैंपियंस ट्रॉफी और भी हरवानी है अरसलान साहब जी, वो भी इन्हीं से, एक चैंपियंस ट्रॉफी और भी हरवानी है। सर वो हार जाएंगे ना, ऑब्वियसली हारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जीतेंगे? मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, हमने हारने का रिकॉर्ड बनाना है, देखें इसलिए हमने रखा हुआ है। इंजमाम तक हसनैन की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, इंजमाम उल हक आने वाले हैं जी किसी रोल में, और फिर आप देखिएगा आएंगे, फिर भतीजे भी आएंगे, दामाद भी खेलेंगे, सब वही खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके जो बाहर जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस भी आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में कोई टैलेंट ही नहीं है, तबाह कर दी है। डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं उनको लिटा के लितर लगाने चाहिए, जो एक फोन कॉल पे बाहर से बैठे लड़के को, किसी क्रिकेटर के बेटे को फौरन डाल देते हैं, किसी एंकर के बच्चों को कैप्टन बना के डायरेक्ट पहला मैच फर्स्ट क्लास का खिला देते हैं। इसी तरह आज से पहले होता रहा है, और आपके पास टैलेंट नहीं है। क्या टैलेंट है? आपको 4 नाम ले लें, वही 4। सही है, मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही है अरसलान की आवाज। जी जी, बोलिए बोलिए। परवरी है, स्ट्रक्चर करप्शन की नजर है, पूरा स्ट्रक्चर सिफारिश की नजर है। तो जो लड़के अच्छे होते हैं बेचारे, वो तंग आके अमेरिका चले जाते हैं, या एक आधा को फर्स्ट क्लास का मैच पैसे देकर खेलते हैं, अब किसी कोच को मिन्नतें करके डलते हैं, और उसके बाद वो बेचारे इंग्लैंड वगैरह में छोटे छोटे क्लब से जाके खेलते हैं और बर्तन धोते हैं। और आजकल लड़कों ने नया ट्रेंड पकड़ लिया कनाडा जाने का, अमेरिका जाने का। तो ये सारे कर रहे हैं। अच्छा लड़का चला जाता है, जैसे हमारा अच्छा ब्रेन एक्सपोर्ट हो जाता है, ऐसे ही अच्छा हमारा टैलेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये हालात तो हमारे चल रहे हैं।
तो जाहिर है इस सूरत हाल में हसन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हसन रजा, हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया है, हसनैन ने भी जिक्र किया है, अरसलान ने भी, तो आप क्या समझते हैं? उनकी वो भी कप्तान बने थे और वो कप्तानी में नाकाम हुए, तो जाहिर है फिर उनसे कप्तानी वापस ले ली गई। एक सिंपल सी बात है, ये हमारे किंग जो हैं बाबर, ये क्यों नहीं समझ रहे? उनके हवाले से ये मामला क्यों उलट हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, डिपेंड करता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, और अगर मेन प्लेयर है वो पाकिस्तान के, नो डाउट उन्होंने 36-32 जितनी भी 50s बनाई T20 फॉर्मेट में, 4000 रन भी अपने किए हैं एज ए बैटिंग में, नो डाउट उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, टेस्ट क्रिकेट में दी हैं और इंग्लैंड की सीरीज में दी हैं। जो भी टेस्ट क्रिकेट में अगर खेलता है तो उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। सर फहरिस्त में पाकिस्तान की तरफ से उनका नाम रहा है, मगर T20 फॉर्मेट है, 50 ओवर्स के गेम है, उसमें अभी तक एज ए कैप्टन जो लीडरशिप है वो नजर नहीं आई उनकी। PSL में अगर आप देखें और वाइड फ्रेंचाइज देखें कि कराची किंग्स की फ्रेंचाइज थी, वहां से पता लग जाना चाहिए कि कैप्टनसी में कितनी एबिलिटी है उनमें। 9 के 9 मैचेस जो है एक फ्रेंचाइज की टीम भी हारी थी, वहां से आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो डे बाय डे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो खराब हो रहा है। फिर आपने उनको फ्रेंचाइज से हटा के दूसरी फ्रेंचाइज में लेके आ गए आप, इसी वजह से कि एज ए कैप्टन जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज में खेलें। तो कैप्टनसी का भी एक आर्ट होता है। अगर आपने बात की सौरभ गंगुली जैसे कैप्टन थे, लीडर थे, उन्होंने हमारे अगेंस्ट 90s में मैचेस खेले हैं, टीम को जितवाया भी है। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया की बहुत बड़ी तगड़ी टीमें होती थी, हर टीम में 8-8, 6-6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे। अगेन यही है कि आपने बात करी भी सचिन तेंदुलकर की, आउटस्टैंडिंग मैच फिनिशर बड़े अच्छे होते थे, मगर कैप्टनसी जिनसे नहीं होती थी, उन्हें वहां पर जो है वो गिव अप कर गया कि मैंने कैप्टनसी नहीं करनी, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो जरूरी थोड़ी है आपके पास, जब आपने शाहीन को कैप्टन बनाया था 4 मैचेस के लिए, आपने शाम को कैप्टन बनाया, आपके पास ऑप्शन अभी रिजवान की भी कैप्टनसी की है, वो सीनियरिटी में अगर आए तो वो बिहाइंड द स्टंप्स होते हैं, आप उनसे उल्टी फील्डिंग करवा लेते हैं लेके, और कीपर जो है 2 एक्स्ट्रा खिला देते हैं। तो कोई बेसिक समझ नहीं आती है। बेसिक क्रिकेट की जो यही कहती है कि जो सीनियरिटी पे खेल रहा है, अगर रिजवान अपने अरसे से टीम के हिस्सा बने हुए, आप उनको ऑप्शन रखें कैप्टनसी का, T20 का रखें, 50 ओवर का रखें। जब आपने सरफराज को कैप्टन बना के बाहर किया था और दीगर प्लेयर को किया है, तो रिजवान पे भी आप ऑप्शन में चांस लें और उनको एक मौका दें 1-2 साल के लिए, उसके बाद फिर टीम को लिफ्ट करें, फिर नए और सीनियर प्लेयर और जूनियर प्लेयर से कॉम्बिनेशन बना के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करें या ग्रास रूट लेवल को अच्छा करें, ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। वरना ऐसे क्रिकेट चलते रहेंगे या आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, उस टीम पे ये जाहिर है आप बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करें। अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई, रिजवान के ऊपर हसन भाई को पता है, हसनैन को पता है, 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स, 2 PCB के इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स ट्रस्ट नहीं करते हैं, और वही वो डायरेक्टर्स हैं जो दाएं बाएं के करने के फरिश्ते हैं। चेयरमैन के, जो चेयरमैन आता है उसके कान में फूंकते रहते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते। रिजवान बात करता है, थोड़ी सख्त बोल देता है कुछ चीजों के बारे में और बड़ा क्लियर बोल देता है। दूसरा, उन्होंने जो फिर रिजवान के ऊपर लगा रखा था कि नहीं जी ये तो याजू इंटरनेशनल, साया कॉर, तो वो तो बहुत सारे हैं, वो तो शाहीन शाह अफरीदी खुद भी हैं, वो बिल्कुल एक फेक सी बात थी। रिजवान थोड़ा बोल देता है और रिजवान को वो 2 डायरेक्टर्स पसंद नहीं करते, और PCB का पूरा निजाम डायरेक्टर्स के हाथ में है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के बाद तो थोड़े से डायरेक्टर परेशान जरूर हुए थे, पर वो 2 वहीं के वहीं हैं, वो कहीं नहीं गए, उनको कोई नहीं हिला सका। अच्छा हसनैन, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर अब खैर सूरत हाल तो यही है, 2021 के वर्ल्ड कप में भी हम हारे, मगर हम लड़कर हारे थे, इसलिए लोग दिल बर्दाश्ता ज़्यादा नहीं थे। लेकिन इस बार क्या मामला है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई, और इस बार हमें मायूसी का अंसर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, एतजाज़ अगर सैनिटी प्रिवेल करे हमारे मुकालमे में, या हमारे सिलेक्टर्स थोड़ा सा दिमाग से काम करें ना, तो आप की क्रिकेट आज भी ठीक हो सकती है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब बैटर को अगर तलाश किया जाता था ना, तो वह हम कराची से तलाश करते थे, जब बॉलर को तलाश किया जाता था तो कोई गबरू जवान वकार यूनुस की शक्ल में या वसीम अकरम की शक्ल में पंजाब से तलाश होता था। अब थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हुए में बॉलर आपको ज़्यादातर KP से मिलते हैं, उसके बाद बैटर्स आपको पंजाब से मिलते हैं या फिर कराची से मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भी आजकल एक प्लेयर पॉपुलर होता है या एक प्लेयर पावरफुल होता है ना, तो वो अपने साथ 3-4 लोगों को, अपने इलाके के लोगों को ही अकोमोडेट कर देता है। हालांकि उनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो ठीक से टेप बॉल नहीं खेल सकते, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए 40-50 मैच खेल जाते हैं। सिर्फ नीयत ठीक करने का मसला है, बदनीयती का मसला जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ले डूबेगा। जिस तरह अरसलान ने बात की ना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत पते की बात इन्होंने की कि आपके जो सिलेक्टर हैं
वो एसी के कमरे से बाहर निकलते नहीं है, तो उनको टैलेंट का पता क्या होगा। देखिए टैलेंट आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल में पाकिस्तान को बॉलर कभी भी खत्म नहीं होंगे, मिलते रहेंगे। टेप बॉल पाकिस्तान में इतनी ज्यादा खेली जाती है कि बॉलर वहां से आने। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है स्पिनर्स के ऊपर, थोड़ी सी मेहनत करनी है बैटर्स के ऊपर। अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि जहां से आपके बैटर्स ग्रूम हों, क्योंकि हम अपने बैटर्स को ग्रूम नहीं करने देते। जब आपके बैटर्स ग्रूम होंगे तो डेफिनेटली आपके बैटर्स बड़े लंबे अरसे की क्रिकेट भी खेल सकते हैं, 4 दिन की क्रिकेट, 5 दिन की क्रिकेट खेल सकते हैं। मसला यह है कि हम रॉ मटेरियल को उसका ग्रूम नहीं करते। और एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है स्पिनर्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाकी फास्ट बॉलर्स और बैटर्स का पाकिस्तान में कोई मसला नहीं होगा नियर फ्यूचर भी। अच्छा पाकिस्तान हसन भाई, आपके कोचेस आए सर, बहुत सारे कोचेस आए, बहुत सारे चेयरमैन आए पाकिस्तान के, जिनके नाम पे एकेडमी बनी है बॉबल के नाम पे। वाहिद वो एक कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 2003-4 में सीरीज जिताई हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट। 17 साल बाद हम वो सीरीज जीते मुल्तान टेस्ट मैच में, जहां पर इंजमाम भाई भी कैप्टन थे, शुएब अख्तर थे, शब्बीर अहमद फास्टेस्ट बॉलर थे, बहुत सारे राना नवीद थे, बहुत बड़ी टीम स्लॉट थी। और वाहिद वो कोच थे जो ए टीम को लेके चले थे, साथ नामीबिया, जिम्बाब्वे और होम और अवे कंट्री में उन्होंने टूर करवाए, वहां से स्क्वाड निकाल के वही स्क्वाड जो है पाकिस्तान में शिफ्ट किया, पाकिस्तान टीम में। और मुसलसल सीरीज जो है टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और वनडे सीरीज जीतती रही। तो वो वाहिद एक बॉब बुमराह के टेन्योर में जो है ना, वो कोचिंग स्टैट जो है 4-5 साल जॉन्टी रोड्स भी आए, फील्डिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुई। वो चीज उसके बाद किसी ने नहीं की। यकीनन एक बड़े ओवरहॉल की जरूरत है, एक बड़े ओवरहॉल की यकीनी तौर पर। वक्त खत्म हो गया है, यकीनी तौर पर यह गुफ्तगू बड़ी आम थी जो आप कर रहे हैं। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।